हेलो एवरीवन। आज जो मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये जो चैप्टर है ना, ये आपके सिलेबस के अंदर सबसे बड़ा चैप्टर है। ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजी ये सब कुछ है। तो यहाँ पे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे पहले कुछ स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में कुछ डेफिनेशंस है। वो डेफिनेशन पे हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान देंगे। ठीक है। क्योंकि अगर आपको डेफिनेशन समझा तो ही आगे का चैप्टर समझेगा, अदरवाइज आगे का चैप्टर समझने में बहुत डिफिकल्टीज हो जाएगी। सो आई जस्ट वांट दैट कि आप डेफिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ो। डेफिनेशन अगर समझ गया तो आगे का चैप्टर बहुत इजी है। प्लस मैंने मैक्सिमम एफर्ट डाला है कि मैं यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे रियल लाइफ या फनी एग्जांपल्स दूं ताकि आप वो चीज को बहुत इजीली कनेक्ट कर सको। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने बोला, यू हैव टू फोकस ऑन सर्टन टर्म्स। जो डेफिनेशंस में बता रहा हूँ आपको, वो उस चीज पे आपको सबसे ज्यादा पहले ध्यान देना है। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सो इसके इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पॉइंट है कि ये जो एक्ट आया था ना, ये एक्ट 1 सितंबर 1872 को उस दिन से एप्लीकेबल हुआ था इंडिया के अंदर। मतलब आप बोल सकते हो कि ये जो एक्ट है ना, ये ब्रिटिश रूलिंग से है। मतलब ये बहुत पुराना एक्ट है। देन इट इज एप्लीकेबल टू एंटायर इंडिया। ये एक्ट, ये लॉ पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। देन इट डिफाइंस राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पर्सन अंडर कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कोई भी पर्सन जब कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाता है ना किसी भी पार्टी के साथ, तो उसके अंदर राइट्स, ड्यूटीज, पावर्स, लायबिलिटीज सब कुछ डिसाइड कर लेगा। मतलब सब कुछ रिटर्न फॉर्म में हो जाता है। लेकिन अगर सपोज कोई भी टर्म्स कंडीशन आप लिखना भूल गए, आप मेंशन करना भूल गए, ठीक है, सो इन दैट सिचुएशन अगर उस चीज के ऊपर डिस्प्यूट क्रिएट हो गया, तो वहां पे उस जगह पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को रेफर किया जाता है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन बताता है कि पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर अगर कोई चीज आपने स्पेसिफाई नहीं किया है तो वहां पे लॉ में क्या लिखा है। तो लॉ मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उस चीज को कवर करके देता है फिर। देन इट डजंट कवर प्रोविजंस रिलेटेड टू पार्टनरशिप, इंश्योरेंस एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जैसे देखो, पार्टनरशिप भी एक टाइप का पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। इंश्योरेंस का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये भी एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है। सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट ही है। अगर सपोज ये सिचुएशन में अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशन मिसिंग है, सो वो टाइम पे आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रेफर नहीं करना है। वो टाइम पे आप रेफर करोगे, अगर पार्टनरशिप में कोई चीज मिसिंग है, देन यू विल रेफर पार्टनरशिप एक्ट। इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस लॉ। और अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कुछ डिस्प्यूट है तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ठीक है। ये तीन जगह ऐसी है कि जहां पे अगर कोई भी चीज मिसिंग है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रेफर नहीं किया जाता है, उसका रिस्पेक्टेड लॉ ही रेफर किया जाता है। क्लियर। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। आगे देखते हैं हम लोग। इट डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट देखते हैं बेसिक टर्म्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जैसे मैं बोल रहा था ना कि स्टार्टिंग में कि यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो समझा तो ही चैप्टर बहुत अच्छे से समझेगा। सो कौन से टर्म्स है? एक है ऑफर, दूसरा है प्रॉमिस या तो एक्सेप्टेंस, देन एग्रीमेंट, देन कॉन्ट्रैक्ट, और लास्ट है एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। ये पांच टर्म बहुत अच्छे से समझने हैं। ऑफर, देन एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एंड एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। सो हम लोग वन बाय वन सारे टर्म्स देखेंगे। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑफर। देखो, ऑफर है ना, ये सेक्शन 2A के अंदर डील किया जाता है। ठीक है। सो ऑफर का पहले हम लोग लॉ के हिसाब से क्या डेफिनेशन है, लॉ क्या बोलता है वो देखते हैं हम लोग। So when one person signifies another his willingness to do or abstain from doing something with a view to obtain the assent of that other to such act, is said to make an offer or proposal. देखो क्या लिखा है, when one person signifies another, मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन को बोलता है his willingness to do, कि वो कोई पर्टिकुलर चीज विलिंगली करने को तैयार है। ठीक है। और उसमें उसका 100% विलिंगनेस है, 100% कंसेंट है,
और वो जो भी कर रहा है वो अपनी विश के साथ कर रहा है, with a view to obtain the assent of that other to such act, और वो दूसरे को बोल रहा है कि आप इंटरेस्टेड हो क्या इस चीज को परफॉर्म करने के लिए, देन ही सेड टू मेक अ प्रपोजल। बराबर। तो प्रपोजल ऑफर इज वन इन सेम थिंग, और वो आता है सेक्शन 2A के अंदर। ये लॉ का मतलब है। अभी मैं अपनी सिंपल लैंग्वेज में हम लोग देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे, ये है भाई साहब मिस्टर हर्ष और ये है मिस्टर डीके। मिस्टर हर्ष ने मिस्टर डीके को ऑफर किया कि यू वांट टू परचेज माय कार फॉर ₹2 लाख। तो देखो, मिस्टर हर्ष मिस्टर डीके को ऑफर कर रहा है, प्रपोजल दे रहा है। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि डीके का आंसर क्या है, यस है, नो है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है हम लोग के लिए, बिकॉज वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट ऑफर। सो ऑफर का मतलब, देखो यहाँ पे अगर आप लॉ की डेफिनेशन लगाओगे ना, तो देखो हर्ष विलिंगली अपने विश के साथ एक पर्टिकुलर पर्सन को स्टेटमेंट कर रहा है कि आप इस चीज को परफॉर्म करने के लिए तैयार हो क्या, मैं तैयार हूं इस चीज को परफॉर्म करने के लिए, तो वो बन गया ऑफर। सो मिस्टर हर्ष ने क्या किया, मिस्टर डीके को ऑफर किया। यहाँ पे अभी भी मैं एक बार बोल रहा हूं, एक्सेप्टेंस रिजेक्शन जो डीके के साइड से होगा वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट एन ऑफर। सो मिस्टर हर्ष इज मेकिंग एन ऑफर टू मिस्टर डीके, तो वो हो गया सेक्शन 2A ऑफर। नेक्स्ट आता है एक्सेप्टेंस प्रॉमिस, दैट इज सेक्शन 2B। So when a proposal is accepted by a person, then it is known as acceptance or promise. जिस पर्सन को ऑफर किया था ना कि आप इस चीज को परफॉर्म करने के लिए तैयार हो क्या, और सामने वाले ने अगर उसको बोला कि हाँ मैं ये परफॉर्म करने को तैयार हूँ, मतलब एक्सेप्टेंस हुआ। एक्सेप्टेंस हुआ कि मतलब वो प्रॉमिस हो गया कि ये पर्सन परफॉर्म करेगा। दस एन एक्सेप्टेड ऑफर इज अ प्रॉमिस, कि जब ऑफर एक्सेप्ट किया जाता है देन इट बिकम्स प्रॉमिस। ठीक है, इसका भी एग्जांपल हम लोग देखते हैं, सेम एग्जांपल में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो एक्सेप्टेंस का सेक्शन जहां जैसे सेक्शन 2B, सेम दो पार्टी मिस्टर हर्ष एंड मिस्टर डी के। ये टाइम पे मिस्टर डी के आंसर दे रहा है यस आई एम रेडी टू परचेज। अब जैसे ये आंसर दिया मतलब ये एक्सेप्टेंस हो गया, और एक बार एक्सेप्टेंस हो गया मतलब दोनों पार्टी को अपने अपने रिस्पेक्टेड जो प्रॉमिस है उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि प्रॉमिस दोनों पार्टी के हैं, तो क्या है प्रॉमिस। सो हर्ष का प्रॉमिस क्या है, टू ट्रांसफर और टू सेल अ कार, मतलब उसको गाड़ी अभी देना ही पड़ेगा डीके को। और डीके का प्रॉमिस क्या है कि उसको सामने उसका पेमेंट कंपलसरी करना पड़ेगा। तो देखो दोनों के कोई ना कोई प्रॉमिस हो गए। इसके लिए आगे लिखा था ना कि जब भी ऑफर एक्सेप्ट किया जाता है इट बिकम्स प्रॉमिस, क्योंकि देखो अगर डीके ने हाँ बोल दिया, उसने एक्सेप्टेंस दे दिया, मतलब डीके अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करेगा, हर्ष अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर डीके रिजेक्ट कर देता, डीके ने बोला कि नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू परचेज योर कार, तो डीके ने रिजेक्शन किया। अगर रिजेक्शन किया तो एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं, और एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं तो हर्ष या डीके कोई भी वो पर्टिकुलर चीज को परफॉर्म करने के लिए लायबल नहीं है। क्लियर। अभी भी एक बार देख लो, यहाँ पे मिस्टर डीके इज मेकिंग एन एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर ऑफ मिस्टर हर्ष। तो देखो हम लोग है ना स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा था ऑफर 2A, उसके बाद हम लोग ने पढ़ा एक्सेप्टेंस दैट इज प्रॉमिस 2B। सो 2A पहले आया, उसके बाद 2B आया। ठीक है, धीरे धीरे करके हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, बट पहले मेक श्योर दैट आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझा है, बिकॉज ये सब बेस है। अगर ये सब बेस ही आपका क्लियर नहीं होगा ना तो आगे चैप्टर्स बहुत डिफिकल्ट लगेगा आपको, जबकि ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मस्त है, बहुत फनी है। तो मेक श्योर दैट कि जो भी आप यहाँ पे पढ़ रहे हो वो बहुत आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सो एक बार रिवाइज करते हैं। सेक्शन 2A ऑफर, सेक्शन 2B एक्सेप्टेंस। पहले हमेशा ऑफर आएगा, उसके बाद ही हमेशा एक्सेप्टेंस आएगा। क्लियर। तो
कंक्लूजन देख लेते हैं कि यहां तक जो हम लोग ने पढ़ा उसमें क्या कंक्लूजन निकला। सो दो पार्टी, अभी देखो हर्ष ऑफर कर रहा था डीके को कि मेरा गाड़ी खरीदना है क्या, तो जो पर्सन ऑफर करता है उसको मैं बोलूंगा ऑफरर, और जिसको ऑफर किया जा रहा है उसको मैं बोलूंगा ऑफरी। सो इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट देयर आर टू पार्टीज, एक ऑफर करेगा, एक एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। सो आफ्टर एक्सेप्टेंस बोथ द पार्टीज हैव देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगा तब तक दोनों पार्टी के कोई प्रोमिसेस नहीं है, और अगर प्रॉमिस नहीं है तो आपको वो परफॉर्म करने की जरूरत भी नहीं है। तो ये यहाँ तक का एक कंक्लूजन है जो हम लोग ने अब तक पढ़ा। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस यहाँ तक था, क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो व्हाट इज द प्रॉमिस ऑफ हर्ष टू सेल अ कार एंड व्हाट इज द प्रॉमिस ऑफ डीके टू पे मनी। ये एक इंपॉर्टेंट नोट है, ये ध्यान देना बहुत अच्छे से। जैसे मैंने बताया ये दो पार्टी है, करेक्ट। दो पार्टी में इसको मैं क्या बोलता था, ऑफरर। जो ऑफर कर रहा है, अपने एग्जांपल में हर्ष कौन है, ऑफरर, और डीके कौन है, ऑफरी। लेकिन ये बिफोर एक्सेप्टेंस नाम है, मतलब जो ऑफर करेगा और जिसको ऑफर किया जाएगा वो दो पार्टी को मैं ऑफरर एंड ऑफरी बोलता हूँ। लेकिन ये जो भी उसका नाम है ना, ये बिफोर एक्सेप्टेंस है। मतलब जब तक डीके ने एक्सेप्टेंस नहीं किया, ठीक है, तब तक दोनों पार्टी को मैं बोलूंगा ऑफरर एंड ऑफरी। लेकिन अगर एक्सेप्टेंस कर लिया है, डीके ने बोल दिया यस आई एम इंटरेस्टेड टू परचेज योर कार, तो एक्सेप्टेंस हुआ। और अगर एक्सेप्टेंस हो गया तो ऑफरर टर्न्स इनटू प्रॉमिसर एंड ऑफरी टर्न्स इनटू प्रॉमिसी, ठीक है। देखो पार्टी वही की वही रहेगी, लेकिन उनको जो नाम हम लोग देते हैं ना लॉ के हिसाब से, वो चेंज हो जाता है। सो एक्सेप्टेंस के पहले ऑफरर ऑफरी, एक्सेप्टेंस के बाद प्रॉमिसर प्रॉमिसी। अभी यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, अगर मैं बोलता हूं ना कि ऑफरर एंड ऑफरी है, तो दिमाग में ये पहली चीज क्लिक होनी चाहिए कि अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है, करेक्ट। वो बोलने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब यही होता है कि अगर कोई बोलता है ना कि मैं ऑफरर हूं और ये ऑफरी है, मतलब समझ जाओ कि ऑफरी ने अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं किया है। लेकिन अगर कोई ऐसा बोलता है ना मैं प्रॉमिसर हूं और ये प्रॉमिसी है, तो समझ जाओ कि एक्सेप्टेंस हो चुका है और दोनों पार्टी को अपने अपने रिस्पेक्टेड प्रोमिसेस अभी परफॉर्म भी करने पड़ेंगे, क्लियर। ये इस चीज का, ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके लिए इसको बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि ये काफी सारी जगह पे काफी सारे लोग बताते ही नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है ऑफरर प्रॉमिसर सेम है, कुछ लोगों को लगता है ऑफरी प्रॉमिसी सेम है। नो डाउट पार्टी सेम होती है, लेकिन सिचुएशन अलग है। ऑफरर ऑफरी बिफोर एक्सेप्टेंस होते हैं एंड प्रॉमिसर प्रॉमिसी आफ्टर एक्सेप्टेंस होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्रीमेंट, दैट इज सेक्शन 2E। So when a proposal accepted by a person, then it is known as an agreement, and it can be legal or illegal in nature. An agreement is not enforceable by law. अब देखो जब पार्टी ने एक्सेप्टेंस किया कि हाँ मैं परफॉर्म करने को तैयार हूँ, तो दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बन गया और दोनों पार्टी को अपने अपने रिस्पेक्टेड प्रॉमिस परफॉर्म करने पड़ेंगे, बराबर। लेकिन हो सकता है कि जो ऑफर था वो लीगल भी हो सकता है और वो इलीगल भी हो सकता है, बराबर। जैसे देखो हम लोग ने अपना एक एग्जांपल पढ़ा था, हर्ष ने डीके को गाड़ी ऑफर किया टू सेल अ कार, टू सेल अ कार। ये लीगल है इंडिया में कि इलीगल है, तो वो लीगल है, करेक्ट। तो वो लीगल ट्रांजैक्शन हुआ। लेकिन अगर हर्ष ऐसा बोलता है कि डीके को कि मुझे है ना ड्रग्स बेचना है, ठीक है, तो सामने वाला बोलता है ठीक है मैं ड्रग्स खरीदने को तैयार है। डीके ने क्या बोला, मैं ड्रग्स खरीदने को तैयार है। देखो एक ने ऑफर किया, दूसरे ने एक्सेप्टेंस किया, लेकिन नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, इलीगल। बट अगर एग्रीमेंट की मैं बात करता हूं तो एग्रीमेंट लीगल भी होता है, इलीगल भी होता है। सो एग्रीमेंट इज नथिंग बट एक्सेप्टेड प्रपोजल, कि दोनों पार्टी को अपनी अपनी चीजें भी परफॉर्म करनी पड़ेगी और दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बन गया है।
सो एग्रीमेंट आता है सेक्शन 2E, करेक्ट। और लास्ट मेन आता है हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज सेक्शन 2H। देखो स्टेप बाय स्टेप हम लोग आए। 2A ऑफर, 2B एक्सेप्टेंस, 2E एग्रीमेंट एंड 2H कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अभी कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात करता हूँ। सो कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ मेड बिटवीन टू पर्सन बाय विच राइट्स आर एक्वायर्ड बाय वन और मोर टू एक्ट्स ऑन द पार्ट्स ऑफ द अदर्स। इट इज ऑलवेज लीगल इन नेचर। जब कोई भी एग्रीमेंट अगर आप रिटर्न फॉर्म में या ओरल फॉर्म में बनाते हो, लेकिन वो ट्रांजैक्शन अगर करना लीगल है, ठीक है, और अगर सपोज कोई पर्सन अपनी प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करता है तो आप कोर्ट में उसके ऊपर एक्शन भी ले सकते हो। अगर वो कोर्ट में एक्शन ले सकते हो तो उसको मैं बोलूंगा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, देखो पहले एक चीज ध्यान देना, एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट सेम नहीं होता है। कुछ लोगों को लगता है, हम लोग बोलते हैं ना एग्रीमेंट बनाया, कॉन्ट्रैक्ट बनाया, भले वो दिखता सेम है, साउंड सेम करता है, मतलब एक निकलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लॉ के हिसाब से एग्रीमेंट बहुत अलग है और कॉन्ट्रैक्ट बहुत अलग है। ठीक है, इसका मैं आपको एक डिस्टिंग्विश भी बता दूंगा बाद में, तो आपको एक बहुत क्लियर पिक्चर हो जाएगा कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। पहले एग्रीमेंट का मतलब, जब दो पार्टी एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने अपने प्रॉमिस की हाँ हम लोग ये परफॉर्म करेंगे, वो एग्रीमेंट है, बराबर। फिर वो प्रॉमिस लीगल भी हो सकता है, इलीगल भी हो सकता है। गाड़ी बेचने का हो सकता है, बाइक बेचने का हो सकता है, ड्रग्स बेचने का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात करता हूं तो कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी के जो प्रोमिस होंगे वो हमेशा ऐसे होंगे जो लीगल है। गाड़ी बेचना, बाइक बेचना, प्रॉपर्टी बेचना, सारे लीगल ट्रांजेक्शन है। तो कॉन्ट्रैक्ट खाली लीगल ट्रांजेक्शन कवर करता है, एग्रीमेंट लीगल इलीगल सब कुछ कवर करेगा। नो डाउट इंडिया में इलीगल ट्रांजेक्शन नहीं करते हम लोग, लेकिन फिर भी कुछ लोग ओरल ट्रांजेक्शन करते हैं इलीगल कोई भी गुड्स के लिए, तो वो एक एग्रीमेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एक क्विक व्यू में यहाँ पे आपको एक बता देता हूँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके ऊपर आप अच्छे से ध्यान देना। देखो ऑफर 2A, उसके अंदर मैं ऐड करता हूं एक्सेप्टेंस 2B, तो इसको इससे बनता है एग्रीमेंट 2E। सो एग्रीमेंट मतलब एक ने ऑफर किया और दूसरे ने एक्सेप्टेंस किया, खत्म, दैट्स इट, इतना ही एग्रीमेंट होता है। सो एग्रीमेंट 2E इज इक्वल टू 2A प्लस 2B। सो 2A मतलब ऑफर और 2B मतलब एक्सेप्टेंस, ये दो चीज को मैं ऐड करूंगा तो बन जाएगा एग्रीमेंट 2E। लेकिन एग्रीमेंट 2E इसके अंदर अगर मैं एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ ऐड कर देता हूं, ठीक है, तो वो बन जाएगा 2H, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो जहां एग्रीमेंट मतलब आया उसके अंदर आपने एनफोर्सेबिलिटी ऐड कर दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। सो 2A प्लस 2B इज इक्वल टू 2E। 2E मतलब एग्रीमेंट, एग्रीमेंट लीगल भी हो सकता है, इलीगल भी हो सकता है। लेकिन एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ का मतलब आप उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को, पर्टिकुलर एग्रीमेंट को कोर्ट में दिखा सकते हो, तो वो एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ है, तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। जैसे समझो मैंने है ना किसी पर्सन के साथ एग्रीमेंट बनाया था कि मैं हर महीने 10 किलो ड्रग सप्लाई करेगा, और हम लोग के बीच में रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अब मैंने स्टार्टिंग के 3-4 महीने प्रॉपरली 10 किलो ड्रग सप्लाई किया। फिफ्थ मंथ में मैंने, फोर्थ या फिफ्थ मंथ में मैंने ड्रग सप्लाई करना बंद कर दिया। सामने वाला पार्टी बोलता है नहीं ड्रग्स तो बेचना पड़ेगा, मतलब अभी नहीं बेचेगा, मुझे नहीं करना ये सब। तो सामने वाला बोलता है ऐसा नहीं चलेगा, अगर नहीं बेचा ना मैं कोर्ट में केस करेगा, और रिटर्न तो अपने पास है ही। बोला ठीक है जाओ करो। वो भाई साहब कोर्ट में जाके मेरे पे केस कर रहा है, कोर्ट उसको पूछता है ठीक है बोलो सामने वाले ने क्या परफॉर्म नहीं किया। तो ये भाई साहब बोलता है कि उसको हर महीने 10 किलो ड्रग्स देना था, वो नहीं दे रहा है, अब वो अपना एग्रीमेंट तोड़ रहा है, बराबर। तो उसको बोलो इज्जत से अपना जो प्रॉमिस है वो परफॉर्म करे। तो पहले जेल, मेरे जाने के पहले तो वो जेल चला जाएगा।
क्योंकि नेचर ऑफ एग्रीमेंट कैसा है, इलीगल। तो देखो आप उसको कोर्ट में नहीं लेके जा सकते, इसके लिए वहां पे एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ नहीं है। लेकिन एग्रीमेंट के अंदर मैं एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ ये ऐड कर देता हूँ तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। जैसे समझो हर्ष ने गाड़ी बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर बाद में बेचने के टाइम पे ना बोल दिया कि मैं नहीं देगा, बराबर। तो सामने वाले पर्सन ने जाके, डीके ने जाके कोर्ट में केस किया और कोर्ट को बोला कि मैं ऑलरेडी पेमेंट कर चुका हूँ लेकिन सामने वाला गाड़ी नहीं दे रहा है। कोर्ट एक्शन लेगा, डेफिनेटली लेगा। मतलब एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ हुआ, आपने कोर्ट से हेल्प लिया, कोर्ट ने इंटरफेरेंस किया, दैट इज एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। और एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ जब एग्रीमेंट में ऐड हो जाता है तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहां पे एक चीज देखो, स्टेज वन एग्रीमेंट, ओके यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग एरर है। सो स्टेज वन आता है ऑफर 2A, स्टेज टू आता है एक्सेप्टेंस 2B, फिर आता है एग्रीमेंट स्टेज 3 और स्टेज 4 में लास्ट आता है 2H। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप में सबसे पहले क्या आता है, 2A, 2B, 2E, 2H। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस। सो एग्रीमेंट 2E और कॉन्ट्रैक्ट 2H। सो फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन देखो, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, उससे एग्रीमेंट बन जाता है। लेकिन एग्रीमेंट के अंदर मैं एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ ऐड करता हूं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। लीगल ऑब्लिगेशन, अगर आप एग्रीमेंट को कोर्ट में लेके जाओगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में लेके जाओगे तो उसकी 100% वैल्यू है और कोर्ट में एक्शन भी हो सकता है। स्कोप देखना, एक में एग्रीमेंट में लिखा है वाइड और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है नैरो। इसका मतलब देखो, क्यों वाइड और नैरो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में कैसे आ गया। जैसे देखो, एग्रीमेंट लीगल भी है और इलीगल भी है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट खाली लीगल है। तो कौन सा पार्ट ज्यादा चीज कवर करता है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट दो चीज कवर करता है, कौन सी, लीगल प्लस इलीगल। तो इसके लिए वो वाइड बन गया। और कॉन्ट्रैक्ट खाली एक ही चीज कवर करता है, दैट इज लीगल। तो एक ही चीज है और एग्रीमेंट में दो चीज है, तो एग्रीमेंट बनता है वाइड और कॉन्ट्रैक्ट बनता है नैरो। ये इसका मतलब है वाइड एंड नैरो कंसेप्ट। क्लियर? Okay, now we are moving to the next topic, that is the essential elements of the contract, section 10। अच्छा, जो भी ये section 10 है ना, उसके अंदर बहुत सारे points है और ये section 10 का मतलब होता है whenever we are forming any type of contract, तो उसमें कुछ essential conditions होती है। अगर ये condition मैं fulfill करता हूँ then only I can perform a contract। तो contract बनने के लिए ये section 10 के अंदर जो भी conditions है वो सारी की सारी condition fulfill होनी चाहिए। सो पहले हम लोग खाली लिस्ट देखेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज टू पार्टीज, देन कंसेंसस एडेडम, देन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, देन प्री कंसेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, लॉफुल ऑब्जेक्ट, सर्टेनिटी, देन कंसिडरेशन, देन पॉसिबल टू परफॉर्म और लास्ट में आता है 10th पॉइंट, लीगल फॉर्मेलिटीज। तो देखो सेक्शन 10 के पॉइंट्स भी 10 है, तो आपको सेक्शन 10 ये नंबर भी याद रखना पड़ेगा फॉर एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब ये 10 पॉइंट्स अगर आते हैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, मतलब इसमें जो भी कंडीशंस लिखी गई है 10 पॉइंट्स के अंदर, वो सारी की सारी कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड काउंट होगा। इसके लिए इसको बोला जाता है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन ऑल द पॉइंट्स। जैसे फर्स्ट है टू पार्टीज, कि व्हेनेवर वी आर फॉर्मिंग कॉन्ट्रैक्ट, तो आप कोई भी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट बना लो, आपको हमेशा दो पार्टीज तो चाहिए ही चाहिए। जैसे बायर सेलर, लेसर लेसी, मॉर्गेजर मॉर्गेजी। तो हर जगह पे कोई भी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है और वो कॉन्ट्रैक्ट जब लीगल होता है तो उसकी वैलिडिटी सेक्शन 10 के हिसाब से देखने में आपको सबसे पहले देखना है टू पार्टीज का पॉइंट। सो इन एवरी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी मिनिमम टू पार्टीज। सो देखो क्या लिखा है, इन एवरी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी minimum two parties like buyer seller, single party cannot perform any contract। अगर पार्टी एक ही है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बराबर नहीं है, बिकॉज आई कैन नॉट परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट विद माई सेल्फ। मैं खुद को ही कोई प्रोडक्ट बेच नहीं सकता है, बराबर है।
तो वो पॉसिबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। सो हमेशा जब भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा तो दो पार्टीज हमेशा होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। देन आता है सेकेंड पॉइंट, कंसेंसस एडेडम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेंसस एडेडम? सो इट मींस मीटिंग ऑफ द माइंड्स। पार्टीज मस्ट एग्री टू द सेम थिंग इन द सेम सेंस। तो जो भी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आता है सेकंड पॉइंट, कि जब भी कोई भी दो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो लोग दोनों का माइंड सेम होना चाहिए। माइंड सेम होना चाहिए का मतलब सामने वाला जो पर्टिकुलर एक चीज को सोच के दिमाग में रख के बोल रहा है, सामने वाला वही चीज वही सेंस में लेना चाहिए। अगर उसने कोई और सेंस में लिया, उसने कोई और मीनिंग निकाला, वो कोई और कुछ सोच के अगर कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेशन कर रहा है, तो फिर वो एक पर्टिकुलर लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने में डिफिकल्टीज आ जाएगी। तो इसके लिए बोला जाता है कंसेंसस एडेड का मतलब मीटिंग ऑफ द माइंड्स। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, देखो ये दो, हम लोग ने स्टार्टिंग से ये दो लोगों को रखा है, तो ये मिस्टर हर्ष एंड मिस्टर डीके। अब देखो मिस्टर डीके, यू वांट टू परचेज माय कार फॉर ₹2 लाख। मतलब हर्ष ने ना डीके को ऑफर किया कि मुझे मेरा गाड़ी 2 लाख रुपए में बेचना है। he is talking about he is talking about his red car। हर्ष कौन सी गाड़ी के बारे में कॉन्ट्रैक्ट करने का सोच रहा है या ऑफर कर रहा है? वो अपनी जो रेड कलर की कार है उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, सामने वाले ने हाँ भी बोल दिया, लेकिन वो हाँ बोल रहा है ही इज थिंकिंग अबाउट हिज ब्लू कार। किसका ब्लू कार? उसको लग रहा है कि हर्ष के पास है ना 2-3 गाड़ी है, तो उसमें से वो ब्लू गाड़ी बेचने वाला है। हर्ष सोच रहा है कि मैं जो ऑफर कर रहा हूँ मुझे उसको रेड वाला कार बेचना है। देखो, एक पार्टी मतलब हर्ष कुछ और सोच के कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, कुछ और सोच के कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे मीटिंग ऑफ द माइंड्स कभी नहीं होगा। ठीक है, आज चलो आप कॉन्ट्रैक्ट बना भी लो, लेकिन एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। इसको बोला जाता है कंसेंसस एडेडम। देन थर्ड, इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। जब भी आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो तो एक लीगल रिलेशनशिप में जाते हो। अगर एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ आया तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट है। अगर वो एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ नहीं है तो वो एग्रीमेंट है। और एग्रीमेंट में हम लोग ने पढ़ा था इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। वो कोर्ट में जाके आप कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमेशा एनफोर्सिबिलिटी होती है। याद है हम लोग ने पढ़ा था ऑफर 2A, एक्सेप्टेंस 2B, एग्रीमेंट 2E एंड कॉन्ट्रैक्ट 2H। बराबर। तो एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी मतलब 2E प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ इज इक्वल टू 2H। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए लीगल रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? देयर मस्ट बी एन इंटेंशन ऑफ बोथ द पार्टीज टू क्रिएट लीगल रिलेशन एंड लीगली बाइंड देमसेल्व्स। देन आता है नेक्स्ट, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब होता है जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो किसी भी टाइप की धमकी, टॉर्चर, किसी को मार के, फोर्सफुली किसी से हाँ बुलवा के ऐसे तरीके से आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। दोनों पार्टी अपनी फ्री विश के साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टिसिपेशन करेगा। कोई जबरदस्ती या फोर्स या धमकी या टॉर्चर कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे देखो, फ्री कंसेंट मीन्स पार्टीज आर परफॉर्मिंग कॉन्ट्रैक्ट विद देयर ओन विश। पार्टी जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो अपनी खुद की विश के साथ करेंगे। एंड देयर इज नो कोर्जन। नो कोर्जन का मतलब कोई भी फिजिकल हार्म नहीं करके हाँ नहीं बुलवाना है। अनड्यू इन्फ्लुएंस, किसी को मेंटल टॉर्चर नहीं कर रहा है। फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर कोजन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन ऐसे कोई भी इंग्रेडिएंट अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट है तो फिर वो फ्री कंसेंट नहीं है। जैसे अगर मैंने, जैसे आपने अगर एक सिंघम मूवी देखा होगा, तो सिंघम मूवी में देखो वो एक बुड्ढे के घर पे जाके उसको धमकी देता है कि यू हैव टू साइन दिस, अदरवाइज मैं एक एक करके सारे फैमिली मेंबर्स को मार डालेगा। करेक्ट। तो यहाँ पे एक पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और दूसरा पर्सन भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन वो अपनी फ्री विश के साथ नहीं कर रहा है। वो बेचारा धमकी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेशन कर रहा है, बिकॉज ऑफ थ्रेट कर रहा है। तो ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने चाहिए। सो कोजन मतलब किसी को मार के आप, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा सकते। अंडर इन्फ्लुएंस मतलब किसी को मेंटल टॉर्चर करके आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा सकते।
फ्रॉड मतलब कोई फेक इंफॉर्मेशन, आधे इंफॉर्मेशन जो आपको पता है कि ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, फिर भी आप उसको ऐसे हाईलाइट कर रहे हो कि ये ट्रू इंफॉर्मेशन है। ऐसी सब इंफॉर्मेशन भी आपको बता के सामने वाले को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कराना है। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। देखो, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी का मतलब होता है कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करने आएंगे तो वो दो पार्टीज कैसे होने चाहिए। सो देखो क्या लिखा है, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी मींस पार्टी मस्ट बी कैपेबल टू परफॉर्म लीगल ऑब्लिगेशन एंड सर्टेन कैटेगरीज आर डिस्क्वालिफाइड देन कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है वो फुलफिल करनी पड़ेगी। कुछ कैटेगरीज को डिस्क्वालीफाई किया है एंड दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन एनी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है? सो अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का मतलब होता है पागल, जिसको कोई सेंस नहीं है, समझ नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट में आ ही नहीं सकता है। बिकॉज अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में आ गया तो उसको टर्म्स कंडीशन, उसका परफॉर्मेंस, उसका प्रॉमिस, उसके ऑब्लिगेशंस, उसको कुछ भी नहीं पता है, उसको वो सेंस ही नहीं है कि क्या करना है मुझे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं हो सकता है। देन दूसरा, माइनर। माइनर के कॉन्ट्रैक्ट, माइनर अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है बिकॉज माइनर का कॉन्ट्रैक्ट होता है वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है इनवैलिड फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। देन इंसॉल्वेंट। अगर कोई पर्सन कोर्ट के थ्रू डिक्लेयर्ड है कि ये पर्सन इंसॉल्वेंट है, सो इन दैट सिचुएशन इंसॉल्वेंट, वो जब तक उसके ऊपर इंसॉल्वेंट का टैग है तब तक वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। देन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अगर कोई भी पर्सन जिसको कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया है कि ये पर्सन कोई भी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, तो वो पर्सन जब तक वो कोर्ट बैन नहीं हटाएगा तब तक वो कोई भी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, सो वो हो गया डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। तो देखो, आप अनसाउंड माइंड नहीं होने चाहिए, माइनर नहीं होने चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होने चाहिए। अगर ये सब कैटेगरी में आप नहीं हो, आप 18 प्लस हो, साउंड माइंड हो, देन यू कैन परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट, आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में जा सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जब भी मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो कोई पर्टिकुलर चीज परफॉर्म करने के लिए कर रहा हूँ। जैसे देखो, उसको बोला जाता है सब्जेक्ट या तो फिर ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। जैसे मुझे मेरा घर बेचना है, ठीक है, और मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। टेल मी वन थिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ये लीगल ऑब्जेक्ट है कि इलीगल ऑब्जेक्ट है? सो आंसर इज इट इज लीगल ऑब्जेक्ट। तो मतलब ये लॉफुल ऑब्जेक्ट हो गया, और लॉफुल ऑब्जेक्ट हो गया मतलब मैं इस चीज का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं मेरे घर का फर्नीचर किसी को बेच रहा हूँ, मैं मेरी कार किसी को बेच रहा हूँ, मेरा कंप्यूटर किसी को बेच रहा हूँ, और वो भी कॉन्ट्रैक्ट करके, सो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन फर्नीचर, कार, कंप्यूटर, ये सब कुछ जो मैं बेच रहा हूँ, ये बेचना इंडिया में लॉफुल है कि अनलॉफुल है? लॉफुल है। तो मेरा ऑब्जेक्ट कैसा है? लॉफुल ऑब्जेक्ट। तो मैं डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ और उस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी बना सकता हूँ। लेकिन अगर समझो मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ड्रग्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स, मैं गुजरात में जाके दारू बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ जबकि उधर बैन है, तो ये सब क्या हो गया? मेरा अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हो गया। तो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हैं। सो ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लॉफुल इन नेचर एंड एनी पर्सन कैन नॉट परफॉर्म एनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर इलीगल एक्टिविटीज। कोई भी इलीगल एक्टिविटी के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता है। देन आता है सर्टेनिटी। तो सर्टेनिटी का मतलब देखो, terms of the contract must be certain in nature and there should not be any type of confusion। आप जब भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ना तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सर्टेनिटी रखो। सर्टेनिटी का मतलब होता है कि सारी चीजें, प्रॉपर टर्म्स कंडीशन, सब कुछ एकदम क्लियर होना चाहिए। कोई भी चीज का कंफ्यूजन या इसका मतलब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ऐसी सिचुएशन कभी क्रिएट नहीं होनी चाहिए।
तो दैट इज द मीनिंग ऑफ सर्टेनिटी, बिकॉज जब तक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सर्टेनिटी नहीं होगा वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना बहुत डिफिकल्ट होगा। लाइक देयर इज वन एग्जांपल, नाउ अ पर्सन इज सेइंग दैट कि आई एम इंटरेस्टेड टू सेल माय बाइक फॉर ₹50,000, ठीक है, इट इज जस्ट एन ऑफर, बराबर। बट देखो यहाँ पे कोई प्रॉपर डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है। अभी सामने वाला पर्सन है ना इस चीज के लिए कंफ्यूज हो रहा है, बिकॉज उसको पता है कि सामने वाले के पास है ना 3 बाइक है, तो वो कंफ्यूज हो गया कि सामने वाला जो मुझे ऑफर कर रहा है फॉर 50,000 वो कौन सी बाइक की है। सो इन दैट सिचुएशन आप कॉन्ट्रैक्ट भले बना लोगे बट उसका परफॉर्मेंस के टाइम पे डेफिनेटली डिस्प्यूट क्रिएट होगा ही होगा। सो ऐसे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट जब आप बनाओगे तो सर्टेनिटी, सारे टर्म्स कंडीशन बहुत ज्यादा प्रॉपर क्लियर होने चाहिए, अदरवाइज इट विल क्रिएट a confusion at later stage. Then consideration का मतलब होता है something in return, and it is also known as a quid pro quo. In every contract each party must receive something in return. अभी जैसे देखो जो भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई ना कोई बेनिफिट डेफिनेटली रिसीव करेगा, मतलब उसको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा। इफ आई एम सेलिंग माई मोबाइल, मैं कोई शॉप पे जाके मैंने कोई मोबाइल जो मेरा था वो मैंने सेल आउट कर दिया। अब जब मैंने सेल आउट किया सो व्हाट इज द कंसिडरेशन फॉर मी, व्हाट इज द रिटर्न इन मी, मुझे क्या मिला। सो आई रिसीव्ड कैश, और जिसको मैंने मोबाइल बेचा उसके लिए रिटर्न में क्या आया, तो उसके लिए आया मोबाइल। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ समथिंग इन रिटर्न। हर बार कंसिडरेशन होगा ही होगा, हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन दोनों पार्टी के लिए होती है। विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होता है, और 90% केस के अंदर यू कैन से दैट कि कंसिडरेशन दोनों पार्टीज के लिए होती है। हाँ, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी आते हैं जहाँ पे कंसिडरेशन एक पार्टी के लिए होता है दूसरी पार्टी के लिए नहीं होता है, लाइक गिफ्ट, डोनेशन, ये सब सिचुएशन में एक ही पार्टी के लिए कंसिडरेशन है। सो यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, इसने जब अपना कार बेचा था तो व्हाट इज द कंसिडरेशन फॉर दिस पर्टिकुलर पर्सन, मनी, एंड व्हाट इज द कंसिडरेशन फॉर दिस पर्टिकुलर पर्सन, कार। तो देखो दोनों पार्टी के लिए कुछ ना कुछ रिटर्न में है, बिना इस सिचुएशन के कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता है, ठीक है। हाँ, और एक चीज, कंसिडरेशन एडिक्वेट होना ये जरूरी नहीं है, कंसिडरेशन कुछ भी हो सकता है। सपोज यहाँ पे एक पर्सन ऐसा बोल रहा है कि आई वांट टू सेल माय कार एट ₹1, 1 रुपए में मुझे बेचना है। सो डोंट थिंक दैट कि कंसिडरेशन एक नॉर्मल अमाउंट, परफेक्ट अमाउंट, एक नॉमिनल वैल्यू होनी चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न कुछ भी होना चाहिए, वो कुछ भी होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस रिटर्न में कुछ तो आना चाहिए। देन पॉसिबल टू परफॉर्म, पॉसिबल टू परफॉर्म का मतलब होता है जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करोगे सो वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी आप टर्म्स कंडीशन लिखोगे, जो भी चीज आप परफॉर्म करने वाले हो वो सारी की सारी चीजें पॉसिबल टू परफॉर्म होनी चाहिए, बिकॉज इफ इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, अगर वो परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब ही नहीं बनता है। सो contract must be possible to perform, because if it is impossible in nature then party cannot perform his part of promise। अगर आपके पार्ट में ऐसी चीजें लिखी गई है विच इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, तो भले सामने वाला परफॉर्म कर देगा बट आप परफॉर्म करने की सिचुएशन में नहीं रहोगे, बिकॉज वो क्या बन गया, वो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, I want to sell my bike for ₹50,000 but if you jump from 10th floor। अगर ये भाई साहब ऐसे ऑफर कर रहा है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करूंगा लेकिन उसमें ये कंडीशन है कि बाइक तभी मिलेगा 50,000 में जब तू 10th फ्लोर से जंप मार के दिखाएगा। तो प्रॉब्लम इज कि ये पर्सन उस चीज को परफॉर्म ही नहीं कर सकता है बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। सो कॉन्ट्रैक्ट एक लेवल पे आके रुक जाएगा और उसका परफॉर्मेंस होगा ही नहीं। तो कंडीशन कभी भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है। And last point are 10th, legal formalities. So there are certain contract which depends upon legal formalities, and after that contract or performance comes to an end। Formalities like, पहले ये होता क्या है लीगल फॉर्मेलिटीज, जैसे
अगर मैं कोई शॉप पे जाके मोबाइल खरीदता हूँ, so what is the consideration for me? Mobile. And what is the consideration for that shopkeeper? Money. उसने मोबाइल दिया, मैंने पैसा दिया, मुझे बिल बिल मिल गया, खत्म हो गया ना। यहाँ पे हम लोग की कोई लीगल फॉर्मेलिटीज अभी कुछ नहीं है और ये हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, करेक्ट। लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी होती है कि आप जब एक पर्टिकुलर चीज को परफॉर्म करते हो, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ सपोर्टिंग एक्टिविटी भी करनी पड़ती है। जब तक वो सपोर्टिंग एक्टिविटी नहीं करोगे तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर तरीके से खत्म नहीं होगा। जैसे स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट, रजिस्ट्रेशन, ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। अगर मैं कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो सामने वाले ने मुझे घर दे दिया, मैंने उसको पेमेंट कर दिया, इसका ये मतलब नहीं हम लोग का काम खत्म। अभी उससे रिलेटेड जो सपोर्टिंग एक्टिविटीज है वो भी हम लोग को करनी पड़ेगी। और वो सपोर्टिंग एक्टिविटीज है, जैसे पहला आता है स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट, सेकंड आता है रजिस्ट्रेशन पार्ट, तो ये सब कुछ हम लोग को करना पड़ेगा। जब तक मैं ये लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं करेगा तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू नहीं है। भले आपके पास रिटर्न फॉर्म में है, भले आपने कंसिडरेशन पे किया हुआ है, भले सामने वाले का फ्री कंसेंट था, कंसेंसस एडेड था, सब कुछ रहने दो, लेकिन ये एक पॉइंट अगर नहीं आया, आपने स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट नहीं किया, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं की, तो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट जो भी आपने बनाए हैं वो सारे के सारे इनवैलिड डिक्लेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट थे सेक्शन 10, 10 पॉइंट्स। ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी में फर्स्ट टाइप है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड थर्ड इज इलीगल एग्रीमेंट्स। सेकेंड टाइप होता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। सो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन में होता है फर्स्ट टाइप एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड थर्ड इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। और लास्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस में फर्स्ट टाइप होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड होता है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड फोर्थ होता है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो, मेन अगर कोई आपको पूछेगा ना कि देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत सारे टाइप के आप देखोगे, टोटल ऑलमोस्ट 10 टाइप्स है। लेकिन मेन कॉन्ट्रैक्ट पहले 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। वैलिडिटी में 3 टाइप है, फॉर्मेशन में 3 टाइप है एंड परफॉर्मेंस में 4 टाइप है। तो टोटल आपके सामने 10 टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट आएंगे। ठीक है, ये यहाँ से मेन चैप्टर जो हम लोग अभी पढ़ेंगे वो स्टार्ट होगा, क्योंकि ये पूरा चैप्टर वॉइड, वॉइडेबल, ये सब चीज के ऊपर ही चलने वाला है। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेन 3 है। फर्स्ट के अंदर 3, सेकंड के अंदर 3 एंड थर्ड के अंदर 4। ये टोटल टाइप्स होते हैं। नाउ हम लोग वन बाय वन सारे टाइप्स देखेंगे। सो फर्स्ट आता है void contract. So what is the meaning of void contract? When contract was formed at the time, it was possible to perform, but later on it becomes impossible to perform. So void contract cannot be enforced and confers no right on any party. It doesn't have legal values in the eyes of law. जैसे देखो, अगर मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और कॉन्ट्रैक्ट जब मैं बना रहा था ना, तब वो टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल था, बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बिफोर परफॉर्मेंस कोई ऐसे इवेंट या ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई जिसकी वजह से अब वो कॉन्ट्रैक्ट को मैं परफॉर्म ही नहीं कर सकता। सो मेरा जो बनाया हुआ कॉन्ट्रैक्ट है वो बन गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कोई क्या पे एक एग्जांपल है, अभी एग्जांपल में है क्या, जैसे समझो मेरा एक कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, मेरा एक पर्टिकुलर बंगलो है और वो सपोज मैंने किसी पार्टी को बेच दिया और मैंने उसको ऐसा बोला था कि मैं 1 महीने बाद इसका पोजीशन दूंगा और ओनरशिप भी दूंगा, सब कुछ साथ में, बट आफ्टर 1 मंथ। उसने बोला ठीक है, वी बोथ द पार्टीज फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट, रिटन एग्रीमेंट साइन हो गया। इफेक्टिव डेट हम लोग ने 1 महीने बाद का डाला कि 1 महीने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा, मैं सामने वाले को प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर देगा और वो मुझे पूरा पेमेंट कर देगा। अभी प्रॉब्लम ये हो गया कि बिफोर, मतलब मैं उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूं उसके पहले सपोज फ्लड आया और मेरा प्रॉपर्टी बह गया
और पूरा का पूरा प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गया। नाउ इन दैट सिचुएशन मैं भले विलिंगली प्रॉपर्टी बेच रहा था, बट अब वो सिचुएशन ऐसा है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट में जो अपना प्रॉमिस है उसको मैं परफॉर्म ही नहीं कर सकता। बिकॉज जब बनाया तब पॉसिबल टू परफॉर्म था, बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बिफोर परफॉर्मेंस वो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया। सो मेरा कॉन्ट्रैक्ट बन गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड का मतलब होता है इनवैलिड। सो void मीन्स इनवैलिड। सो ये इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अगर पर्सन कोर्ट में भी जाएगा ना, सामने वाला मेरे को बोलता है मैं कोर्ट में केस करेगा, कोर्ट में केस करेगा, बट फिर भी इसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है, बिकॉज कोर्ट सिंपल एक क्वेश्चन पूछेगा प्रॉपर्टी है क्या। बोला नहीं, प्रॉपर्टी तो फ्लड में पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, आप आके देख लो। कोर्ट ने आके चेक किया, वहां पे ओपन लैंड है, कुछ भी नहीं है, तुम्हें बेचेगा ही क्या? इट इज इम्पॉसिबल। तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट बन गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अभी देखो ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ना, अभी ये एग्जाम्पल के बाद अब वो लॉ की जो लैंग्वेज है, वो सेंटेंस वो एक बार रीड करो। व्हेन कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉर्म एट द टाइम इट वाज पॉसिबल टू परफॉर्म। मैंने जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तब पॉसिबल टू परफॉर्म था, बट लेटर ऑन इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, बट बाद में वो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया। सो void contract cannot be enforced and confers no right on any party। ना मेरे पास कोई राइट है, ना सामने वाले के पास कोई राइट है, एंड इट डजंट हैव लीगल वैल्यूज इन द आइज ऑफ लॉ। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है void कॉन्ट्रैक्ट। ये हमारा फर्स्ट था। तो जो फर्स्ट टाइप में void कॉन्ट्रैक्ट है, void का मतलब इनवैलिड, और इसको तुम लोग परफॉर्मेंस नहीं करा सकते कोर्ट के भी थ्रू। देन दूसरा आता है हमारा पार्ट voidable contract। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ voidable contract? सो voidable contract के अंदर जैसे voidable contract is one which a party can put to an end, he can exercise his option if his consent was not free। The contract will however be binding if it doesn't exercise his option to avoid within a reasonable time। अभी देखो, जो भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट में समझो वो वाइडेबल कब बन जाता है। जैसे अगर मैं कोई पर्टिकुलर सपोज किसी का बंगलो है, बीच साइड सी फेस बंगलो है, वो पर्टिकुलर पर्सन के घर पे मैं गया और मैंने उसको बोला कि आई वांट कि आप ये प्रॉपर्टी मेरे को बेच दो, व्हाट इज द वैल्यू? तो द वैल्यू इज 15 करोड़, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू सेल। बोला मैं 2 करोड़ देने को तैयार हूँ, मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए। वो मेरे को बोलता है आई सेड 15 सीआर 15 करोड़ एंड यू आर सेइंग 2 सीआर, सो इट इज इम्पॉसिबल। और अगर 15 भी होता तो भी मैं प्रॉपर्टी नहीं बेचता। देन आई यूज्ड कोजन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मैंने उसको फिजिकल हार्म किया, उसको बहुत मारा और उससे जबरदस्ती मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कराया और वो प्रॉपर्टी अपने नाम पे ट्रांसफर कर दी। अभी देखो यहाँ पे जिसको मैंने मारा और जिसकी प्रॉपर्टी मैंने ले ली वो बन गया एग्रीव्ड पार्टी। तो देखो अगर मैं इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करता हूं तो ये भाई साहब जिसको मारा था ना मैंने, उसका ये हालत है। सो पार्टी हुई सफरिंग लॉस, उसको लीगल लैंग्वेज में बोला जाता है एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड पार्टी मतलब जिसके साथ इनजस्टिस हुआ है या जिसको लॉस हुआ है। अब वो दो चीज कर सकता है, जैसे हम लोग ने वहां पे आगे डेफिनेशन में पढ़ा था कि वो एक्सरसाइज कर सकता है ऑप्शन। तो उसके पास ऑप्शन क्या है? चॉइस वन, ही कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में मेरे ऊपर केस करेगा, और अगर वो ये प्रूव कर देगा ना कि ये पर्सन ने मेरे से प्रॉपर्टी लिया लेकिन मुझे मार के जबरदस्ती करके फोर्स यूज करके फोर्सफुली मेरे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है, सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू सेल दिस प्रॉपर्टी, प्लीज वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो। कोर्ट में अगर ये चीज प्रूव हो गया तो कोर्ट जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था फोर्स को यूज करके, कोर्ट वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देगा। बट उसके लिए एग्रीव्ड पार्टी, पार्टी विल सफरिंग लॉस, उसको कोर्ट में जाना पड़ेगा। ठीक है, चॉइस दूसरा कि उसको कोर्ट में नहीं जाना है, सो ही कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट एंड डिमांड एडिक्वेट वैल्यू। ठीक है, अगर आप नहीं गए तो प्रॉपर्टी में मेरी और जो आपको मिला है वो आप बोल सकते हो कि अभी ये इतना ही है, ठीक है, खत्म, फिर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। तो देखो कोर्ट में जाके आप कैंसिल भी करा सकते हो और कोर्ट में ये भी बोल सकते हो कि ठीक है मुझे कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को बस खाली एडिक्वेट वैल्यू दिला दो, तो वो भी कोर्ट उसको दे सकता है।
चॉइस टू में ये भी आता है कि अगर वो कोड गया ही नहीं, अगर कोड गया ही नहीं, तो दुनिया के लिए हम लोग दोनों का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, क्योंकि दुनिया को थोड़ी ना पता है कि मैंने उसको मार के कॉन्ट्रैक्ट करवाया है। तो कोड के लिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, दुनिया के लिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे खुद के लिए भी तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, बस इसके लिए ही इनवैलिड होगा। तो अगर पार्टी को वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड डिक्लेयर कराना है तो कोर्ट में जाना पड़ेगा, अदरवाइज जो है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। नेक्स्ट आता है इलीगल एग्रीमेंट्स। इलीगल एग्रीमेंट्स का मतलब होता है अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट इलीगल है, जो अलाउड नहीं है करना, फिर भी आप अगर कर रहे हो तो वो बन गया इलीगल एग्रीमेंट्स। जैसे when subject of the agreement is illegal in nature, then it is known as illegal agreement. For example, agreement for supply of drugs। अगर तुम लोग ड्रग सप्लाई के रिटर्न फॉर्म में भी एग्रीमेंट्स बनाओगे तो भी इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, बिकॉज इट इज इलीगल इन नेचर, तो उसको बोला जाएगा इलीगल एग्रीमेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, दैट इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट? सो when the terms of the contract are expressly agreed upon in words, whether it is written or oral at the time of formation of the contract, then it is known as express contract। अगर देखो, मैं कोई भी पर्सन के साथ जब कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करता हूँ ना, तो उसमें हम लोग जो टर्म्स एंड कंडीशन के बेस के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, वो या तो हम लोग ने रिटर्न फॉर्म में बनाया, मतलब सारे टर्म्स एंड कंडीशन हम लोग ने लिखा, या तो एक ओरली डिस्कशन किया और कुछ म्यूचुअली कुछ टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड किया, बट ये ओरल तरीके से किया गया है। बट देखो, कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ प्रॉपरली प्री डिसाइडेड है, मतलब जो भी चीजें, जो भी टर्म्स कंडीशन हम लोग ने डिसाइड किए, या तो वो रिटर्न फॉर्म में प्री डिसाइडेड है या तो वो ओरल फॉर्म में प्री डिसाइडेड है, बराबर। तो अगर मैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ तो उसको बोला जाता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो या तो वो ओरल है, या तो वो रिटर्न है, या तो वो ओरल है, कोई भी तरीके से आप करो। तो अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को आप बनाते हो जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन प्री डिसाइडेड है, प्रॉपरली डिस्कशन करके बनाया गया है, तो उसको बोला जाता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। वैसे दूसरा होता है implied contract। So when the contract is inferred from the acts or conduct of the parties, then it is known as implied contract। So implied contract का मतलब होता है कि यहाँ पे ना आपने रिटर्न बनाया, ना अपने ओरल फॉर्म में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन यहाँ पे आपके एक्ट आपने ऐसे परफॉर्म किया कि सामने वाले को समझ गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ठीक है। तो आपके एक्ट की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होते हैं। जैसे एक एग्जांपल समझो, अगर आप स्टेशन पे जाके खड़े रहते हो, ट्रेन आया और ट्रेन में अगर आप चढ़ गए और अंदर आपको टीसी ने टिकट के लिए पूछा, यू डोंट हैव वैलिड टिकट, तो ऑब्वियसली आपके ऊपर पेनल्टी लगेगा कि नहीं लगेगा? तो आंसर इज यस, डेफिनेटली लगेगा। बट व्हाई? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है, जब भी कोई पर्सन एक्ट करता है तो वो एक एक्ट भी एक्सेप्टेंस के जैसे काउंट होता है कि हाँ इसने कॉन्ट्रैक्ट किया है। सो जब आप ट्रेन में चढ़े, भले आपके पास वैलिड टिकट नहीं था, बट आप ट्रेन में चढ़े हो, इट मीन्स देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड रेलवे। तो आप दोनों के बीच में एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट था। देखो, आपको किसी ने नहीं बोला था आके ट्रेन में बैठो, ना ओरल फॉर्म में बोला, ना रिटर्न फॉर्म में बोला, बट आपने एक्ट किया तो ऑब्वियसली आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो ऐसे जब कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं तो उसको बोला जाता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट।